डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर जो है आपका ये हाइड्रो पावर प्लांट का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। ये भी एक टॉपिक है आपका साइट सिलेक्शन के बाद। क्लासिफिकेशन मतलब कि हमारे पास कितने तरह का हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको दिखाया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक हाइड्रो पावर प्लांट केवल एक चीज़ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं और क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है ना। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, मतलब कितना पावर आप जनरेट कर रहे हो, कितना मेगावाट, कितना किलोवाट, ये कितना जनरेट कर रहे हो, वो कैपेसिटी होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेड, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, हेड मतलब होता है डैम का हाइट, मतलब कितना ऊंचा आप डैम बना सकते हो। हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, इस तरीके से होता है। उसके बाद है पर्पस, किस लिए बना रहे हो। सिंगल पर्पस मतलब हुआ कि केवल एक यूज बिजली का उत्पादन कर रहे हो केवल। मल्टीपर्पज मतलब डैम से आप पानी भी, डैम के पानी से बिजली भी बना रहे हो और खेती भी कर रहे हो, और आप उसी डैम के पानी को सप्लाई भी दे रहे हो पब्लिक को पीने के लिए, कर सकते हो ऐसा, तो मल्टीपर्पज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर होता है कि आप नदी के धारा को इस्तेमाल करते हो, उसमें आपका कोई रिजर्वायर नहीं होता। उसके बाद रिजर्वायर सिस्टम्स में आपका रिजर्वायर ही होता है। स्ट्रीम, इन स्ट्रीम होता है पंप टेस्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद होता है आपका सिंगल, कैस्केड, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन सिस्टम, आइसोलेटेड और कनेक्टेड ग्रिड। इसका मैं बता देता हूं। आइसोलेटेड मतलब होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड, नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड जो होता है आपका बड़ा सबस्टेशन देखे हो, जहां से पूरा पावर आके जुड़ता है सब, वो होता है ग्रिड सिस्टम। तो वो आइसोलेटेड का मतलब होता है ग्रिड से नहीं होता, वो अपना इंडिपेंडेंट सप्लाई करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये हाइड्रो पावर प्लांट है, एचपीपी है, ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका ग्रिड सिस्टम है, और ये आपका जो है पावर लाइन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये मैं आपको ब्रेकिंग सिस्टम बता रहा हूँ कैसे होता है। तो अगर अगर ये चीज़, ये वाला जो पार्ट है अगर नहीं है तो ये हो गया आइसोलेटेड, और अगर ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में तो हो गया वो कनेक्टेड टू द ग्रिड, मतलब वो ग्रिड को पावर सप्लाई भी करेगा, ठीक है। और अगर ग्रिड नहीं है तो मतलब उसका जो हाइड्रो पावर स्टेशन का जो अपना पावर हाउस है, वो उससे पूरा कंज्यूमर को सप्लाई करेगा। तो ये दो तरह का होता है। आइसोलेटेड हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे बहुत पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हम ग्रिड नहीं बना सकते या फिर ग्रिड कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम आइसोलेटेड यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल जहाँ पे सिटी वगैरह के एरिया में जहाँ पे ग्रिड भी है और थोड़े दूर पे हाइड्रो पावर प्लांट भी है, तो वहाँ पे हम ये ग्रिड कनेक्टेड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए दिखाया कि आप अब देख के सोचोगे कितना क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना। घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगी चीज़ें, है ना। देख के घबरा जाने से ना समझ में नहीं आती चीज़ें, है ना। तो मेरा मेन पर्पज़ है कि आपको पता चले कितने तरह का होता है, नहीं तो बताने के लिए तो मैं आपने इसमें से एक एक करके बता करके आपका ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव बताना है कि देखिए इतने तरह का होता है। तो कल होके अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रिड कनेक्टेड हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, आपने कभी सुना ही नहीं। आइसोलेटेड हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, आपने कभी सुना ही नहीं। तो इसीलिए मैं दिखाता हूँ इन सब चीज़ों को कि दिमाग में एक इमेज रहे, आपके दिमाग में एक फिगर रहे कि हाँ ये भी चीज़ कुछ होता है, सुन के आपको अनजान ना लगे। इसलिए मैंने बता भी दिया, आइसोलेटेड मतलब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है, और अगर आपका ग्रिड से कनेक्टेड है तो ये वाला स्विच भी क्लोज होगा, ये वाला स्विच भी क्लोज होगा, मतलब ग्रिड भी है और हाइड्रो पावर प्लांट भी है, और ये आपका बस बार है, ठीक है। ये आपका बस बार है जहाँ पे आके जुड़ रहा है दोनों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लासिफिकेशन अगर इतना पूरा याद ना रहे कोई बात नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया है कि आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है इसको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पे, ये आपको समझने के लिए है। अब हम आगे देखते हैं। अब पहला जो क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, ठीक है, कितना कैपेसिटी जनरेट करता है। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट का जो कैपेसिटी होता है वो ग्रेटर देन 100 मेगावाट होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है,
इससे, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शंस रहेगा A B C D, और क्वेश्चन रहेगा कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज द लार्ज कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्लांट, और ये वैल्यू दी रहेगी 100, 1 से 25 ऐसे करके, है ना। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट का कैपेसिटी 100 मेगावाट से ऊपर होता है, मीडियम का कैपेसिटी 25 से 100 मेगावाट के अंदर होता है, स्मॉल का 1 से 25 तक, मिनी का 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक, माइक्रो का 5 किलोवाट से 100 किलोवाट, और जो 5 किलोवाट से कम है उसको हम पीको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आपका हाइड्रो पावर प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी मतलब हो गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड, अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, मतलब वही होता है। अब आगे आता है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेड, मतलब डैम का ऊंचाई कितना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो लो हेड का जो होता है वो आपका लो हेड जो होता है वो उसमें आपका 30 मीटर का हेड होता है आपका, और उससे कम होता है। तो इसमें जो है आपका हम रिवर करंट, जो रिवर का जो फ्लो है, करंट जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है। तो रिवर का जो करंट है, मतलब रिवर का जो फ्लो है, वाटर का जो मोशन है, उसको या फिर हम टाइडल फ्लो को हम यूज़ करके हम बिजली बनाते हैं लो हेड वाले में। ये चीज़ें वहाँ होती है, जैसे पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि पानी आपका पानी है वो चला आता है उसमें, और ऊंचाई उसकी पहले से ही होती है कुछ ना कुछ, तो वहाँ जरूरी नहीं है आपको हाई हेड बनाना, वहाँ पे आप नॉर्मल हेड से, लो हेड से भी काम चला सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपका पावर जनरेशन अगर आपको कम करना है, मतलब उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हाई हेड बना के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लो हेड से काम चलाइए, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, दीज एप्लीकेशन डू नॉट नीड डैम, डैम की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना, और या फिर पानी को रिटेन करने का, पानी को रोकने की ज़रूरत नहीं है एक हाइड्रोलिक हेड बनाने के लिए। तो इसमें हेड जो होता है कुछ ही मीटर का होता है। ये हाइड्रोलिक हेड का मतलब होता है कि पानी का जो हेड आप बना रहे हो ना, डैम बना करके, डैम का ऊंचाई, उसी को हम बोलते हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम अलग से कोई हम डैम बनाएं और हेड को बनाए, तो 30 मीटर तक का आपका काम, 30 से उससे कम मीटर का जो होता है वो चल जाता है काम इसमें, ठीक है। देखिए इसमें बनाया हुआ भी है, पानी इधर से आ रहा है आपका, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए आपको बताया है कि एक बार आइडिया लग जाए कि इसमें हम कैसे हम इसको बनाते हैं। तो देखिए ये 50 मीटर तक मैक्सिमम, इससे कम ही जा रहा है ये, है ना। तो ये मैक्सिमम लिमिट है आपका, ये मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है, और बेसिकली आपका 30 मीटर ही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है आपका कि इसमें हम करंट ऑफ रिवर या नेचुरली ऑकरिंग टाइडल फ्लो, तो टाइड्स आते हैं, उसी को हम नॉर्मली हम यूज़ करके हम लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्पिल लेंथ इज मोर, अगर आपने पढ़ा, पहला लेक्चर देखा होगा मेरा एचपीपी का, हाइड्रो पावर प्लांट का, तो आपको पता होगा कि मैं स्पिल लेंथ क्या बोल रहा हूँ। स्पिल लेंथ वो लेंथ है जहाँ पे पानी बाद में बाहर निकल जाता है टरबाइन से होकर के, तो यहाँ पे स्पिल लेंथ ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा एरिया आपको चाहिए पानी को स्पिल ओवर करने के लिए। कैचमेंट एरिया क्या है, अगर आपको याद होगा, अगर कैचमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे आपका पानी आकर के एक जगह डिफरेंट सोर्सेज से पानी आकर के इकट्ठा होता है आपका। तो यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द 2 मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर लो हेड, तो पहला रिक्वायरमेंट है स्पिल लेंथ इज मोर एंड कैचमेंट एरिया इज मोर, ये दोनों रिक्वायरमेंट होती है आपकी लो हेड की। उसमें लार्ज पावर हाउस एंड साइज ऑफ टरबाइन भी इसमें बड़ा होता है, और जो आपका हम टरबाइन यूज़ करते हैं वो कैप्लन या प्रोपेलर टाइप ऑफ टरबाइन यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, टाइप्स ऑफ टरबाइन का क्या यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें से देखिए, पता है क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड इन लो हेड। ये 4 ऑप्शंस रहेगा, तो उसमें आगे हम देखेंगे कैप्लन होता है आपका, और फिल्टन टाइप का होता है, तो उसमें आपको ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक आपको चूज करना रहेगा। फिर इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द हेड हाइट ऑफ द लो हेड पावर प्लांट, तो 30 मीटर का है।
इतना मटेरियल देने का मेरा वजह ये होता है कि आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में तैयार हो जाए, ठीक है। केवल 2 लाइन का लिख करके और अगर आप सोचेंगे कि नोट्स पतला सा हो जाए 4 पन्ने का, तो नहीं, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें हाँ, उसके बाद क्या है कि अब आपको कंपैरिजन आ सकता है कि आउट ऑफ दिस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट विच हैज़ मोर स्पिल लेंथ, उसमें आपका HPP, उसमें आपका लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड 4 ऑप्शन रहेगा और नन ऑफ दीज रहेगा, तो उसमें से आपको लो हेड पे टिक करना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है कि आउट ऑफ दीज 4 विच हैज़ रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैचमेंट एरिया, फिर वही लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड, ठीक है, और नन ऑफ दीज, तो आपको लो हेड पे टिक करना होगा, ठीक है। और टरबाइन का भी है, तो इससे आपका जो है MCQ भी बनता है और आप इसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम हेड। जैसा मैंने बताया, मीडियम हेड जो है आपका 30 मीटर से 300 मीटर तक का हेड होता है। अब यहाँ पर आपको लार्ज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर चाहिए और लार्ज कैचमेंट एरिया भी चाहिए। इसमें सर्च टैंक नहीं चाहिए। इसमें जो आपका 4 बे होता है, अगर आपने पहले लेक्चर देखा उसमें मैंने आपको 4 बे के बारे में बताया था, तो इसमें जो आपका 4 बे है वो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका रिजर्वायर भी चाहिए और कैचमेंट भी चाहिए। अगर प्रीवियस वाले में आप देखेंगे तो हमें इसमें रिजर्वायर नहीं चाहिए, केवल कैचमेंट एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पकड़ने की होती हैं, ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब उसको पढ़ेंगे, है ना। जब पढ़ेंगे तभी दिमाग में चीज़ें जाएंगी। उसके बाद है सर्च टैंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सर्च टैंक का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका 4 बे ही है वो आपका सर्च टैंक का काम करता है। तो 4 बे समझने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। और टरबाइन जो आपका यूज़ होता है वो फ्रांसिस या कपलन टाइप ऑफ टरबाइन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू हेड में मीडियम हेड का क्या क्या है। उसके बाद है आपका हाई हेड। देखिए, ये सारे डायग्राम जो है आपको ये बनाने नहीं है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए और दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे हेड देख रहे हैं, वहाँ पे हेड 50 के मैक्सिमम था, यहाँ के 300 तक जा रहा है आपका। और ये देखिए, लेवल इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ होता है बताने के लिए कि अब आपका जो है पानी, तभी तो यहाँ से हम डैम से पानी छोड़ते हैं। कभी आपने सुना होगा कि डैम से हम पानी छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है वो, ये कहाँ से पता चलता है कि डैम में पानी बढ़ गया है? ये यहाँ से एक इंडिकेटर होता है, वो जब पानी टच करता है तो यहाँ पे आपका अलार्म बजना शुरू हो जाता है या फिर इंडिकेट करने लगता है। तभी हम यहाँ से फिर क्या होता है, डैम से जो है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने दिखाया था कि डैम में एक ऊपर विंडो टाइप का होता है अलग साइड में, उससे हम पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका टरबाइन यूज़ होता है वो फ्रांसिस या कपलन टाइप ऑफ टरबाइन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें से भी आपका MCQ नंबर 1 ये बनता है, MCQ नंबर 2 ये बनता है, एक टरबाइन को लेकर के और एक हेड को लेकर के, ठीक है। इसके बाद आता है हाई हेड। ये भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से अगर आपसे पूछता है कि हाई हेड क्या होता है तो बनाइए, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है आपको ये, ठीक है। और है भी ये डायग्राम बहुत ही छोटा सा, आसान सा है, कोई जरूरी नहीं किसी को ऐसे कॉपी करके बनाइए। आपको बस ऐसे, आपको बस जो है वो ऐसे करके बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ऐसे करके दिखाना है। देखिए, डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। ये यहाँ से आएगा, ये ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये पेन स्ट्रोक अगर आप चाहो तो अंदर भी बना सकते हो और अंदर से बाहर भी लेके बना सकते हो, वो सब डिपेंड करता है कि आपका लैंड कैसा है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, है ना, बहुत आसान है। और यहाँ पे देखिए कितना आसान है बनाना। यहाँ से आप पानी का सोर्स दिखा दीजिए ऐसे करके, तो बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो होता है, कोशिश करने से ही होता है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होता है। अब हाई हेड है। हाई हेड में आपका जो होता है वो एबव 300 मीटर होता है, 300 मीटर से ऊपर का आपका हेड होता है इसका। और इसका जो है, जैसे देखिए 200 से 250 मीटर है ना, इज कंसिडर्ड एज द लिमिट बिटवीन मीडियम एंड हाई हेड। अब जैसे अगर आपका 200-250 तक है तो एक्चुअली एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे पिछला वाला जो मैंने दिखाया था उसमें 300 से 30 मीटर से 300 मीटर था आपका मीडियम हेड का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेड्स एबव अबाउट 300, मतलब 300 या उससे ज़्यादा। तो जब 200-250 तक रहता है तो हम उसको मीडियम ही मानते हैं। जब 300 के ऊपर निकलना शुरू होता है तब उसको हम हाई हेड मानते हैं। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ध्यान होगा, पहले लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि वाटर का पोटेंशियल एनर्जी हम यूज़ करते हैं
टरबाइन को घुमाने के लिए। तो हेड ज़्यादा है ना, हेड अगर ज़्यादा है यानी कि पानी ज़्यादा है आपका, यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है वो मोर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज मोर। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये टरबाइन को ना, टरबाइन का जो आरपीएम है वो बढ़ जाएगा, तभी तो आपका बढ़ेगा, तभी तो आपका पावर एनर्जी ज़्यादा होगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इससे एग्जांपल बताता हूँ। एक बड़ा बॉटल लीजिए, एक बड़ा बॉटल लीजिए 1 लीटर का, ठीक है, और एक भगोना लीजिए बर्तन, वो भी 1 लीटर का, ठीक है। मतलब मेरा एग्जांपल ये है कि आपने, है ना, एक बॉटल लेना है, ठीक है, ये बॉटल लिया आपने, इसका 1 लीटर का आपका कैपेसिटी है, और ऐसे ही आप एक भगोना ले लीजिए, बर्तन जिसको बोलते हैं, ये भी 1 लीटर का है, और दोनों के बेस में छेद कर दीजिए, यहाँ पर दोनों के बेस में छेद कर दीजिए, ठीक है। और पानी भरने के बाद ये छेद को ओपन कर दीजिए, ये जो ओपन है ना, उसको खोल दीजिए। आप मेज़र करिए कि किस वाले बर्तन से, 1 लीटर बॉटल वाले से कि ये खुले वाले बर्तन जो आपका फैला हुआ है, इन दोनों में से किस में से पानी का फोर्स ज़्यादा है, कभी करके देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसमें पानी बहुत दूर तक तेज़ी से निकलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा, इसमें क्या है कि आपका mgh ज़्यादा है ना, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है स्मॉल कैचमेंट एरिया। स्मॉल कैचमेंट एरिया जो है आपका होता है जहाँ पे आपका पानी पीछे से आके इकट्ठा होता है, तो इसमें भी स्मॉल कैचमेंट एरिया हमें चाहिए। तो ये फ़ायदा है हाई हेड का, लेकिन इसका डिमेरिट, इसका जो डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें कॉस्ट बहुत पड़ता है डैम बनाने का। बाकी सब चीज़ तो रिक्वायरमेंट का, मतलब कि अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे को हाई हेड पावर प्लांट बनाना है, तो आप उससे क्या क्या चीज़ पूछोगे कि भाई अपनी ज़मीन का एरिया बताओ कितना है, पानी की एबिलिटी कितनी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाई हेड होगा कि लो हेड होगा कि मीडियम हेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर उस बंदे के पास पानी की एबिलिटी ही कम है, पानी ही कम है, तो हाई हेड बना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। पानी अगर कम है तो हाई हेड हम बना देंगे, लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर हाई हेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम उससे पूछेंगे कि अपना कैचमेंट एरिया दिखाओ, कहाँ पे हम आपको वो साइट दिखा देगा, आप वहाँ से जज कर लीजिए कैचमेंट एरिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर आपको लगता है कैचमेंट एरिया ज़्यादा बन सकता है तो हाई हेड बना करके पैसे नहीं खर्च करने आपने, फिर मीडियम और लो हेड में चले जाइए। तो इस तरीके से डिसाइड, तभी मैं इतना पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट पढ़ के लॉजिक डेवलप हो, सोचने का तरीका जनरेट हो, है ना। नहीं तो इन चीज़ों को 2 लाइन याद करके लिख देने से तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। फिर वाटर इज कैरिड फ्रॉम रिजर्वायर बाई टनल। अब इसमें पेनस्टॉक आता है, इसमें आता है पेनस्टॉक, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने पहले लेक्चर में दिखाया था। तो पेनस्टॉक का काम होता है, और एक कंडक्ट सिस्टम जो होता है कुछ नहीं होता है, वो आपका जो होता है वो पाइपिंग सिस्टम होता है ना। ये आपका पाइपिंग सिस्टम होता है जिसको हम पेन स्टॉक बोलते हैं। ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, पेन स्टॉक है ये, ठीक है। तो इसमें जो आपका पेन स्टॉक होता है वो उसका लेंथ ज़्यादा होता है, करीब 15 किलोमीटर के आसपास का हो सकता है। उसके बाद है दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब किस पर्पस से। मैंने आपको बताया कि या तो आप केवल जो बिजली जनरेट कर रहे हो, वो केवल जो जनरेट कर रहे हो वो आप पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, या कुछ और भी उसके लिए कर रहे हो। तो अगर जैसे ये है, अगर जैसे आपका ये चीज़ है, तो इसमें एक चीज़ मेरे को चेक करने दीजिए। ये आपका अकॉर्डिंग टू हेड हो गया। उसके बाद है आपका हाँ, इसमें एक चीज़ गलत, उसको सही कर लीजिएगा। इसमें होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, मैं सही कर देता हूँ, इसको सही कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू, इसको हटा दीजिएगा। हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन, ठीक है, ये गलत किया मेरे से। तो पर्पस वाला जो है वो आपका जो है वो आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे। ये है आपका पर्पस का, ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको आगे। हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन मतलब हो गया कि किस तरीके से एक डैम दूसरे डैम से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं
ये आपका जो है ये और ये देख रहे हैं, एक टाइम से पानी गया, उसका जो ट्रेल रेस है वो दूसरे का आपका रिजर्वायर का काम कर रहा है, और जो दूसरे का ट्रेल रेस है वो तीसरे का काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कैस्केड, मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। कभी आपने इमेजिन किया होगा ऐसा भी हो सकता है। यही सब मेरा मेन मकसद होता है इस तरह का वीडियो बनाने का, कि ये सब देख के आपको लगे कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, केवल लिमिट नहीं है इन सब चीज़ों की, ये भी पॉसिबल है आपका। इसमें देखिए आपका सिंगल है, सिंगल स्टेज है ना। तो ये है आपका सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या होता है, एक ही स्टेज में नॉर्मली जो आप देखते हो सिंगल स्टेज का ही होता है। पानी आया, रिजर्वायर में रुका और आपने पावर जनरेट कर दिया। और कैस्केड सिस्टम क्या होता है, 2 और मोर हाइड्रो पावर प्लांट यूज इन सीरीज। कैस्केड का मतलब होता है इन सीरीज, इन सीरीज, है ना। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में अलग से पूछता है तो बनाइए, नहीं तो ये आपके समझने के लिए है कि सिंगल स्टेज क्या होता है और कैस्केड क्या होता है। कैस्केड में एक हाइड्रो पावर प्लांट का, ये आपका इस हाइड्रो पावर प्लांट 1 का ये टेल रेस है, ठीक है, या स्पिलवे बना लीजिए। ये इसका यहाँ पर रिजर्वायर का काम करेगा स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 2 वाला जो ट्रेल रेस है वो तीसरे के रिजर्वायर का काम करेगा, और लास्ट में पानी बाहर निकलता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने ताकि इसलिए लिखा है कि ऐसा ना आपको लगे कि मैं कुछ इमेजिनेशन वाली बात कर रहा हूँ, ये यूज़ हो रहा है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉलेज के लिए है कि हम कैस्केड कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 7 राजडन कैस्केड इज ए कॉम्प्लेक्स हाइड्रो पावर प्लांट, जो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, राजडन रिवर में यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें इसका ट्रिब्यूटरीज है, लेक सेवन है, एरेवन है, अर्मेनिया में हम यूज़ कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो एक ये है आपका, और एक ये आपका वोरोटन कैस्केड है, 2 है ना, ऐसा नहीं एक जगह है, ये 2 है। एक आपका हेराजडन रिवर पर है और दूसरा आपका वोरोटन रिवर पर है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि ये तो हम अपन हमेशा देखते हैं, ये नहीं देखा है तो हमें पता नहीं कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दिया है ताकि आप समझ सकें कि हाँ ऐसा भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिपेंडिंग अपॉन पर्पज। जैसे मैंने आपको बताया, पर्पज मतलब कि या आप केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हो, या फिर इसके साथ साथ आप इरिगेशन भी कर रहे हो, फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हो, फिशरीज मतलब जहाँ मछली उत्पादन कर रहे हो, या फिर अगर आप कहीं कहीं होता है डैम का पानी जो है वो हम सप्लाई करते हैं आपके लोकेलिटी में ड्रिंकिंग वाटर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो मल्टीपर्पज़ हो गया। और सिंगल पर्पज़ हो गया मतलब केवल आप उसे बिजली ही उत्पन्न कर रहे हो, ये हो गया आपका, ठीक है। तो सिंगल पर्पज़ क्या हो गया, व्हेन द होल सोल पर्पज़ ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ओनली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ इरिगेशन भी कर रहे हो, फ्लड कंट्रोल भी हो रहा है, फिशरीज भी है, तो वो फिर मल्टीपर्पज़ हो जाता है। उसके बाद है रन ऑफ रिवर टाइप। रन ऑफ रिवर में क्या होता है कि जो पानी का जो आपका फ्लो है, जो आपका पानी का फ्लो है, जो आपका वाटर का जो फ्लो होता है, वो फोर्स प्रोवाइड करता है, तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं आपका जनरेट करने के लिए। तो ये हम वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपका जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए जो रिवर है वो थोड़ा सा ऊंचे वाले हाइट से नीचे की तरफ आ रही है और आपको पावर प्लांट बनाना है, तो आप वो पानी का ही फ्लो यूज़ कर लीजिए उस चीज़ को। और अगर उस नदी में पानी हमेशा रहता है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे आपका बारिश अच्छी होती है, पानी स्टोर हमेशा रहता है, और रिवर का फ्लो भी आपका अच्छा है, तो वहाँ आप रन ऑफ रिवर यूज़ कर लीजिए। इसी को मतलब रन ऑफ रिवर टाइप, विच यूजेज द स्ट्रीम फ्लो ऑफ द वाटर इटसेल्फ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऐसा होता है आपका। ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए कैसे होता है इसमें, ठीक है। ये आपका पावर हाउस है और पीछे से पानी आ रहा है इसमें, और ये जनरेट हो रहा है, देखिए पेन स्ट्रोक में ऐसे करके, और ये बाहर जो है पानी ऐसे बाहर निकल जाता है ऐसे करके, और ये आपका ओवरफ्लो है यहाँ पे। तो ओवरफ्लो डैम, देखिए छोटा डैम तो इसलिए बनाते हैं कि अगर पानी अगर ज़्यादा हो गया, एक तो आपको बनाना ही पड़ेगा जिसमें पानी को आप रोक सकें, बस ये है कि उसका एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, इसलिए हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो वो डैम एक्चुअली उतना बड़ा डैम नहीं होता, बस ये कि स्ट्रक्चर, अब जैसे आप ये सब चीज़ जो इंस्टॉल कर रहे हो, कैसे इंस्टॉल करोगे, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपका होता है रिजर्वायर टाइप का, जिसमें आपका रिजर्वायर कंपलसरी होता है बनाना। तो हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज आर सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम लार्ज स्टोरेज रिजर्वायर, जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा रिजर्वायर टाइप का है,
और रिजर्वायर टाइप का ही मैक्सिमम हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये होता है इसमें जो आपका पावर फ्लो जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, मतलब पावर जनरेशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रन ऑफ रिवर इसके में, क्योंकि रन ऑफ रिवर में ये होता है कि उसमें आपका लिमिट हो जाता है वाटर का स्पीड का। अब और रिजर्वायर में क्या होता है वो तो आपके ऊपर है, तो अगर उसमें रन ऑफ रिवर में आपका कंट्रोल नहीं होता पावर ज़्यादा या कम करने, मतलब कि उसमें अगर आपका पावर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कभी बहुत कम डिमांड है कभी ज़्यादा डिमांड है, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है उसमें। मतलब उसमें ये है कि नॉर्मल लोड के लिए, जैसे गांव वगैरह में अगर भेजना हो तो वहाँ का लोड तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जैसे अगर इंडस्ट्री वगैरह में भेजना हो या फिर ऐसे एरिया में भेजना हो जहाँ पे इंडस्ट्री हो, सिटी भी हो, वहाँ पर आपका फिर रिजर्वायर लगेगा। क्योंकि मान लीजिए कि गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में आपको इंडस्ट्री को भी पावर देना है और घरों में भी पावर देना है ना, तो वहाँ पे स्टोरेज चाहिए। और फिर अगर आप पावर आपका घट गया तो फिर आपको पावर जनरेशन भी रोकना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपको मतलब रेगुलेशन ऑफ पावर, जहाँ आपको रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ पावर जनरेशन चाहिए, है ना, इसमें कर दीजिए बेटर रेगुलेशन और बेटर कंट्रोल ऑफ पावर जनरेशन चाहिए, वहाँ पे आप यूज़ करोगे रिजर्वायर टाइप का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पम्प्ड स्टोरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है तो वैसे ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं इसको बताता हूँ क्या होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने एक मैंने बात करी है पिछले, पीक लोड और एक होता है लाइट लोड। पीक लोड कंडीशन, दो लोड और लाइट लोड कंडीशन, दो लोड कंडीशन हमेशा होते हैं हमारे पावर सिस्टम में, ये याद कर लीजिए। पीक लोड कंडीशन वो कंडीशन होता है जहाँ पे आपका जो पावर डिमांड है वो मैक्सिमम होता है, और लाइट लोड जो है उसमें जो आपका पावर डिमांड है वो लो होता है। ठीक है, तो सॉरी, क्या है कि पीक लोड कंडीशन में और लाइट लोड कंडीशन, तो पंप स्टोरेज क्या करता है कि जब आपका, है ना, जब आपका पावर डिमांड ज़्यादा है तो उस टाइम पर आपका जो है बिजली जो है, जो जितना जनरेट होगा वो हम कंज्यूमर को दे देंगे। समझ रहे हैं, जितना भी पावर जनरेशन है वो हम कंज्यूमर को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ऑफ पीक आवर है ना, मतलब कि इसको लाइट लोड कंडीशन को हम ऑफ पीक आवर भी बोलते हैं, है ना, ऑफ पीक लोड है, मतलब जब आपका लोड बहुत कम है या लाइट लोड कंडीशन है, या फिर आप जो है पावर ले नहीं रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पंप यूज़ करते हैं और पंप से हम पानी वापस रिजर्वायर में भेजते हैं, है ना। तो उस केस में जो आपका ये जो सिस्टम होता है, जो अब तक हम केवल टरबाइन पढ़ते आ रहे थे, वहाँ पे आपका पंप टरबाइन सिस्टम होता है ना। तो क्या होता है कि जब आपका पीक लोड होगा उस टाइम पे ये टरबाइन जो है वो पावर जनरेट करेगा, और जब आपका ऑफ पीक आवर है उस टाइम पर ये पंप की तरह काम करके पानी को वापस भेजेगा डैम में। तो इससे क्या हुआ आपका, इससे आपका एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, पानी बर्बाद नहीं हुआ आपका, आपने टाइम का यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 15 दिन है और 15 दिन में आपके पास लोड बिल्कुल नहीं है, लाइट लोड कंडीशन है, तो आप टरबाइन को पंप की तरह यूज़ करके पानी वापस भेज दीजिए। जो भी आपका रिवर पॉन्ड है ना, जो स्पिल ओवर है और जो आपका ट्रेल रेस है, वहाँ से पानी आप पंप भेजिए रिजर्वायर में वापस, और अब पानी जमा हो गया। अब पानी को जमा करके रखिए, जैसे ही पीक लोड कंडीशन आया उस पानी से बिजली बनाइए। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, है ना, इट इज़ बीइंग यूज्ड, ऐसा नहीं यूज़ नहीं करते। और ये नया टेक्नोलॉजी नहीं, ये बहुत ही नया नहीं है, लेकिन बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, तो ये शायद आपको शायद किताब में मिल जाए, बट जो फंडा था वो मैंने आपको बता दिया कि जो पंप स्टोरेज है वो कहाँ है। ये तो पहले तो क्या होता है कि जब आपका पीक लोड कंडीशन है उसमें हम पावर जनरेट करते हैं, और जब आपका ऑफ पीक टाइम है तो उसमें क्या देखिए, रिवर्सिबल यूनिट्स लिखा है। रिवर्सिबल यूनिट क्या हुआ, रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, पहले वो जनरेट कर रहा था अब पंप करेगा, तो रिवर्सिबल यूनिट हो गया ना।
आर सप्लाइड विद द एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल इन द पावर ग्रिड विच देन पंप्स। अब आप ये कहो कि सर वो पंप की तरह काम कर रहा है, तो उसका जो है वो बिजली कहाँ से मिलेगी उसको? तो बिजली जो है वो आपके जनरेशन यूनिट से ही वो निकालेगा वो। क्योंकि देखिए, आपने जब एक बार पावर प्लांट बना दिया तो आप जनरेशन जो है वो होता रहता है, जनरेशन जो है वो होता रहता है, उसको हम रोकते नहीं हैं। क्योंकि किसी चीज़ को जनरेट कर, अगर वो पावर जनरेट कर रहा है फिर आप उसको रोक दे रहे हैं, फिर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। अचानक से आप अपना पावर जनरेशन रोक नहीं सकते, आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। तो अब आपके पास लो डिमांड कम हो गया है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले x मेगावाट जनरेट कर रहे थे, है ना। मान लीजिए आप जो है पहले x मेगावाट जनरेट कर रहे थे, आपका डिमांड अब घट करके y मेगावाट रह गया है। तो अब ये जो डिफरेंस है, आप पूरा x यूज नहीं कर पा रहे हो, तो जो x माइनस वाई का जो डिफरेंस पावर है ना, इसको आप यूज करोगे टू पंप द वाटर बैक टू रिजर्वायर, है ना। ये यूज करोगे, इसको हम बोलते हैं पंपिंग फेज। ठीक है, तो ये था मेरा जो लेक्चर जो था आज का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप जो है इसी तरीके से लिखिएगा। एग्ज़ाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए मैंने टिक कर दिया है। और ये जो मैंने दिया है आपको, जो स्टार्टिंग में आपने चार्ट देखा था, वो चार्ट जो था वो आपका आइडिया के लिए था कि कैसे कितने तरह का होता है। अगर इतना ये याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इसलिए कि एक समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने होगा, इसलिए। बाकी आपका जो है लिखने का काम यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो होप सो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, डिफरेंट स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।